करप्शन वहां नहीं है? अमेरिका और चाइना में करप्शन नहीं है? चाइना के तो कितने जनरल करप्ट हैं, फौज कितनी करप्ट है। अमेरिका में करप्शन नहीं है? अब डोनाल्ड ट्रंप उनका जो प्रेसिडेंट है भाई, जब से ऑफिस में आए हैं उसकी वेल्थ 3 गुना हो गई है। अभी दोनों अमेरिका और चाइना नहीं चाहते कि भारत एक थर्ड सुपर पावर बन जाए। क्यों? क्योंकि भारत ना चीन की सुनता है ना अमेरिका की सुनता है। धंधा दोनों से करना चाहता है, दोस्ती दोनों से रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका और चाइना क्या चाहते हैं? तो आप देख रहे हैं 2022 पाकिस्तान चाइना के हाथ से गया, नेक्स्ट श्रीलंका चाइना के हाथ से गया, बांग्लादेश चाइना के हाथ में था नहीं, अमेरिका ने अपने हाथ में कर लिया, नेपाल चाइना के हाथ से गया। जय हिंद दोस्तों, रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं कि भारत के आसपास हर देश में आग क्यों लगी हुई है, ये आग कैसे लगती है, ये आग कौन लगा रहा है और इससे भारत को क्या खतरा है। तो आपने अभी देखा नेपाल में क्या हुआ, वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को कैसे मार पीट के तबाह कर दिया और यूथ ने पार्लियामेंट जला दिया, होटल जला दिए, बिल्डिंग जला दिए, लूटपाट मचा दी और सरकार को भगा दिया। इसमें कई सारे नेपाल के पूर्वी प्रधानमंत्री, उनकी पत्नियां, उनको भी नहीं छोड़ा, मारा पीटा जला दिया यार। नेपाली भाई बहनों ने तो अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया सरकार पे। तो यूथ को जो करना था उन्होंने तो कर दिया। लेकिन ये सब हुआ क्यों और ये सब हमारे ही आसपास हो क्यों रहा है? भारत और भारत के आसपास के सारे छोटे देश, और मैं इसमें पाकिस्तान को भी गिन रहा हूं छोटे देशों में, ये पूरा एरिया जिसको साउथ एशिया बोलते हैं, ये एक रणभूमि बन चुकी है इस विश्व की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स के बीच में। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ है चाइना, और इसमें एक इमर्जिंग पावर है जो है भारत। अभी दोनों अमेरिका और चाइना नहीं चाहते कि भारत एक थर्ड सुपर पावर बन जाए। क्यों? क्योंकि भारत ना चीन की सुनता है ना अमेरिका की सुनता है। धंधा दोनों से करना चाहता है, दोस्ती दोनों से रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका और चाइना क्या चाहते हैं? अमेरिका चाहता है कि उसका राज चलता रहे दुनिया पे, सारे देश डॉलर पे डिपेंडेंट रहे, सब कुछ डॉलर में ही हो। और चीन क्या चाहता है भाई? चीन देना चाहता है अमेरिका को टक्कर कि डॉलर की जगह युआन आ जाए, सारे देश चाइना का मॉडल अपनाए। और इसमें अब आ रहा है भारत ऊपर। तो ये दोनों चाह रहे हैं कि भारत को ऊपर आने से रोकना है, तो क्या करें? अब भारत से सीधा टक्कर लेना तो मुश्किल है, एक न्यूक्लियर पावर है, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है, और भी जिस तरह पिटाई की थी पाकिस्तान की, तो अभी तो सहमे ही रहेंगे। तो उन्होंने ये सोचा है दोनों ने कि हम भारत के आसपास इतनी आग लगा के रखते हैं कि भारत इसी में उलझा रहे। और शायद दोनों की थिंकिंग ऐसी हो सकती है कि आसपास आग लगे तो थोड़ी भारत में भी आग लग जाए। मेरा ये मानना है, मैं भी एक स्टूडेंट हूं जियोपॉलिटिक्स का, मेरी यही रीडिंग है। लेकिन मेरी जो रीडिंग है ना, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। देखिए, ये सब स्टार्ट हुआ था ना पाकिस्तान से। इमरान खान एक बहुत ही पॉपुलर लीडर बनके पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। 2019 में ठीक है, भारत ने बालाकोट स्ट्राइक्स कर दी, इधर उधर हमने उनका F-16 जेट गिरा दिया, ठीक है, हो गया। उसके बाद भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई और उल्टा पाकिस्तान के लोगों को उनकी जो फौज है उस पर भरोसा कम होने लग गया। और इस पूरे में ना इमरान खान ने अपना एक ऐसा कैरेक्टर बना लिया कि वो फौज के साथ नहीं है। उल्टा वो ये कहता था कि मैं भारत से सीख रहा हूं कि कैसे हम अपनी खुद के पैरों पे खड़े हुए। इमरान खान ने अपनी कितनी सारे स्पीचेस में नहीं बोला होगा
कि हमें भारत जैसा देश बनना चाहिए जो ना अमेरिका के आगे झुकता है ना चीन के आगे झुकता है। वो कहता था भाई पाकिस्तान है, हम हर जगह झुक जाते हैं, हर एक के सामने लेट जाते हैं, तो हमें भी भारत के जैसा होना चाहिए। इतनी बार इमरान खान ने बोला है कि मोदी अपने लोगों के लिए काम करता है और हमारी फौज अमेरिका के लिए काम करती है। तो ये बातें ना अमेरिका को पसंद नहीं है। चीन खुश था, लेकिन चीन बहुत खुश था क्योंकि इमरान खान ने चाइना के साथ बहुत डील्स की हैं, बहुत ज्यादा डील्स किए हैं। चाइना से उन्होंने J-10 फाइटर जेट खरीदा और उसके वो नए जहाज के स्क्वाड्रन पाकिस्तान में लाया। तो क्लियर बात है कि इमरान खान को चाइना ज्यादा पसंद था, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। तो अमेरिका ने क्या किया, अपने पुराने दोस्तों को फोन किया। कौन है वो दोस्त? पाकिस्तान के जनरल। किसको लगाया फोन? आसिम मुनीर को। ये आसिम मुनीर ISI चीफ होता था जब इमरान खान प्रधानमंत्री था। इन दोनों की बनी नहीं, क्योंकि इमरान खान चीन को पसंद करता था और आसिम मुनीर अमेरिका को। तो इमरान खान ने इसको निकाल दिया और अपने बंदे को वहां लगा दिया। आसिम मुनीर ये बात भूला नहीं, वो टच में रहा होगा अमेरिका से, क्योंकि जैसे ही मौका आया तो मुनीर ने इमरान खान को जेल में डलवाया। सेम टाइम पे पाकिस्तान का पूर्वी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो 4 साल से लंदन में बैठा हुआ अय्याशी कर रहा था, वो वापस आ गया और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गया, नवाज शरीफ उसका एडवाइजर बन गया अनऑफिशियल, आसिम मुनीर चीफ बन गया, जबकि वो रिटायर होने वाला था। दोनों शरीफ भाइयों ने आसिम मुनीर को प्रमोट कर दिया जस्ट रिटायरमेंट से पहले, और वो चीफ बन गया। आज फील्ड मार्शल बन के घूम रहा है। इमरान खान जेल में चला गया। तो अमेरिका जो चाहता था कि पाकिस्तान में एक प्रो अमेरिका गवर्नमेंट हो जाए, वो हो गई, और चाइना जो चाहता था कि उन प्रो चाइना गवर्नमेंट हो, वो हट गई। इमरान खान जेल में। उसके बाद बहुत लूटपाट मची। लोग पाकिस्तान इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने इतने आर्मी के गैरिसन में आग लगाई। आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, उनके घरों में लूट मचाया, चीजें लेके भागे। आर्मी को हाथ जोड़ना पड़ा था कि भाई बस करो। तो ये इंडिया के आसपास आग लगनी ना स्टार्ट तब हुई थी, और ये पूरा अमेरिका चाइना का कंपटीशन चल रहा है। तो पाकिस्तान इमरान खान को हटाया, आसिम मुनीर को इंचार्ज बनाया। शहबाज शरीफ तो नाम का है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसिम मुनीर के हाथ में ही है। और आप देख सकते हैं कि आसिम मुनीर सीक्रेटली अब उसके पत्ते खुल रहे हैं ना, कि वो अमेरिकी एजेंट ही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 बार तो ट्रंप के साथ बिरयानी खा के आ गया है भाई साहब, और अमेरिका से जाके अमेरिका में रहते हुए उसने भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है, और अमेरिका ने कुछ बोला भी नहीं है। तो वो अमेरिका का पेट है। तो पाकिस्तान का जो चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा था, वो अमेरिका ने कमजोर कर दिया। अब आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका में राजपक्सा की सरकार थी। ये भी बहुत प्रो चाइना थे। इन्होंने चाइना के साथ बहुत सारी डील्स की। चाइना ने श्रीलंका में राजपक्सा के टाइम पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हैं, और एक बहुत स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनाया, हम्बनटोटा पोर्ट। ये पोर्ट इंडियन ओशन को सीधा देखता है, क्योंकि ये श्रीलंका में साउथ में है। अब इस पोर्ट पे चाइना की नेवी की शिप्स आती थी, उनकी सबमरीन्स तक आ चुकी हैं। ये बात भारत को भी नहीं पसंद कि भाई चीन यहाँ हमारे हिंद महासागर में आके मस्ती कर रहा है, और ये बात अमेरिका को बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस हिंद महासागर में है। श्रीलंका से थोड़ा दूर है, लेकिन उतना दूर भी नहीं है। उसको दिएगो गार्सिया बोलते हैं। चाइना की नजर उस पे है, क्योंकि चाइना अभी उस स्टेज पे आ गया कि वो अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। अब चाइना ले तो नहीं सकता दिएगो गार्सिया, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, लेकिन वहां घूम फिर सकता है, रिसर्च कर सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है। तो अमेरिका को तो दिक्कत होगी, लेकिन भारत को भी दिक्कत होती थी। तो फिर अमेरिका की मशीनरी, जो डीप स्टेट बोलते हैं,
उनकी इंटेलिजेंस, उनकी डिप्लोमेसी और उनका जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस, उनके एनजीओज, उनकी कंपनीज, उनके बिजनेसेस, उनका सोशल मीडिया, ये सब मिला के डीप स्टेट होता है। अमेरिका का डीप स्टेट चलने लगा। श्रीलंका में एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट, सरकार के खिलाफ हवा अमेरिका फैलाने लगा। और कैसे फैलाया? सोशल मीडिया से। वही सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इस पे कोई भी वीडियो जो राजापक्सा के खिलाफ होते थे उसको एल्गोरिदम बूस्ट करने लगा। और एल्गोरिदम भाई अमेरिका के हाथ में है, उन्हीं की कंपनियां हैं, उन्हें नहीं पता होगा किसको वायरल करना है किसको नहीं करना। हम यहाँ खुश होते हैं। मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है। किसी का छोटा बिजनेस हो, कोई अपना सैलून चलाता हो, वो रील बना के लोगों को इनवाइट कर रहा है, उन सब मामलों में अच्छा है। लेकिन जब बात पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स पे आती है तो सोशल मीडिया एक बहुत ही भयंकर वेपन है और अमेरिका इसको यूज करके दिखा रहा है। और ये हम दुनिया का जो सबसे पॉपुलेटेड रीजन है ना, जहाँ साउथ एशिया जिसको बोलते हैं, यहां यूज करके दिखा रहा है अमेरिका कि कितना डेंजरस होता है सोशल मीडिया। तो श्रीलंका में अगर आप भूल गए हो क्या हुआ था, तो वहां भी लोगों ने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चालू किए थे। और फाइनली क्या हुआ, जो यूथ था, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट से खुश नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट की भी कुछ गलतियां थी, उनकी कुछ पॉलिसीज बहुत बेकार थी जिसकी वजह से यूथ अनएम्प्लॉय हो गया था। उसी यूथ ने वही सोशल मीडिया के चक्र में आके प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुस गए, पार्लियामेंट में घुस गए, हर जगह आग लगा दी, सब कुछ चुरा लिया और राजापक्सास को जान बचा के भागना पड़ा। तो राजापक्सास जो चाइना के क्लोज होते थे, तो चाइना के साथ डील्स करते थे और जिन्होंने चाइना को एक मिलिट्री बेस दिया था हम्बन टोटा करके, वो तोड़ दिया अमेरिका ने। तो ये हो गई चाइना की दूसरी हार। पहला था पाकिस्तान, श्रीलंका। अब आते हैं 2024, बांग्लादेश, शेख हसीना। वैसे तो ये मानी जाती थी कि भारत से इनके संबंध अच्छे थे, और क्यों नहीं रहे यार, हम सब पड़ोसी हैं, हमारे संबंध अच्छे ही होने चाहिए। पाकिस्तान अलग केस है। शेख हसीना के साथ भारत के अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन उनके चाइना के साथ भी रिलेशंस अच्छे थे। चाइना को वो इनवाइट करती थी और डील्स करने लग रही थी, लेकिन एकदम खुल नहीं गए थे जैसे श्रीलंका एकदम, उन्होंने तो सारे दरवाजे खोल दिए। बांग्लादेश ऐसा नहीं कर रहा था। अब इसमें अमेरिका का क्या खेल है? अमेरिका को चाहिए था बांग्लादेश में एक एयरबेस, सेंट मार्टिन, एक आइलैंड है वहां पे। शेख हसीना ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे भाई, तुम यहाँ एयरबेस लाओगे, तुम्हारे जहाज आएंगे, इंडिया तो परेशान करेगा ही हमको, चीन ऊपर से और सुनाएगा, तो हम बीच में, हमको तो पिचका देंगे सब, तीन बड़े आगे मिलके पीट देंगे हमको। तो ये उनका शायद डर रहा होगा, उन्होंने मना कर दिया। अमेरिका को आ गया भाई गुस्सा कि कैसे कोई देश हमारे आगे नहीं झुक रहा, हम तो इस विश्व के सबसे बड़ी ताकत हैं, कैसे नहीं झुक रहा। वहां पे भी सेम मॉडल, श्रीलंका वाला मॉडल चालू हो गया। सोशल मीडिया पे एंटी गवर्नमेंट रील्स वायरल होने लग गई, लोगों को भड़काया, यूथ को भड़काया, यंगस्टर्स को भड़काया कि आप आइए सड़कों पे, आप प्रोटेस्ट कीजिए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट गिर गई, शेख हसीना को भाग के इंडिया आना पड़ा। और बस कौन आया? मोहम्मद यूनुस। कहां से आया? फ्रांस में बैठा था भाई। ये तो 4-5 साल पहले किसी को पता भी नहीं था कौन था मोहम्मद यूनुस। एक दफा कभी इंडिया आया था, 2019 में शायद कभी आया था, बाकी किसी को पता ही नहीं था कौन था ये मोहम्मद यूनुस। और एकदम से बांग्लादेश के सारे यूथ प्रोटेस्टर्स ये सब मान गए कि हाँ उस बंदे को लेके आओ, उसी को लेके आओ। तो आ गया वो वेस्ट का आ गया भाई, कठपुतला एक और आ गया। तो यहां पे भी अमेरिका ने अपना डोमिनेंस दिखा दिया। तो अब हो गया पाकिस्तान, चाइना को निकाल दिया, प्रो चाइना इमरान खान को निकाल दिया,
श्रीलंका, राजपक्सा जो प्रो चाइना थे उनको निकाल दिया, बांग्लादेश, शेख हसीना जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलाना चाह रही थी उसको निकाल दिया, एक वेस्ट का पुतला बैठा दिया। 2024। अब हम आते हैं आज की तारीख में 2025। नेपाल में किसकी सरकार थी? कम्युनिस्ट सरकार थी। बहुत क्लियर है कि उनकी चाइना के साथ बहुत अच्छी गठबंधन थी। केपी शर्मा ओली कितनी बार चाइना जाते थे और उनका चाइना के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशंस रहे हैं। इनफैक्ट केपी शर्मा ओली के टाइम पे चाइना ने इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं नेपाल में। इन्वेस्टमेंट्स तो छोड़ो, जो उनके बॉर्डरिंग विलेजेस है ना वो भी चाइना ने अपने अंदर कर लिए थे। 30 विलेजेस नेपाल के चाइना ने अपने अंदर कर लिए, बोल दे तुम आज से चाइनीज हो। और जब इसके बारे में नेपाल की मीडिया ने बात उठाई तो केपी शर्मा ओली ने बोला ये सब बकवास है, ये मेरे खिलाफ है, ये इंडिया की साजिश चल रही है, ये इंडिया करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा पेरोल पे था चाइना के, उसको इंडिया से कोई लगाव नहीं था। जबकि भारत और नेपाली भाई बहनों का तो बहुत बहुत पुराना रिश्ता है। आप कम्युनिस्ट सरकार बन के तो अभी 20 साल पहले ही आए हो ना। हमारे तो रिश्ते हजारों साल पहले, हजारों साल पहले, जब ना अमेरिका था ना ही कोई ये वेस्ट होता था, उससे पहले के हैं हमारे रिश्ते। आपको लगता है आप एक बार आ जाओगे, चीन के साथ हाथ मिला लोगे और बस अकेले भिड़ लोगे, ऐसा नहीं चलता है। तो केपी शर्मा ओली प्रो चाइना था, ठीक है, ये बात ठीक है। भारत ने कहा ठीक है, हो सकता है, अब वहां के लोगों ने इलेक्ट किया है तो हमको क्या यार। भारत अमेरिका और चाइना की तरह नहीं सोचता। हमारा ये मानना है कि हम एक सॉवरेन देश हैं, हम अपना देश चलाना जानते हैं, हम अपना देश चलाएंगे। अब आप भी भाई ऐसा ही कीजिए, आप जिसको लेना चाहते हैं आप लीजिए, आप जिसको बनाना चाहते हैं आप बनाइए, कोई नो प्रॉब्लम, वी हैव नो प्रॉब्लम, वी विल वर्क आवर वे आउट। लेकिन अमेरिका को नहीं थे ना ये पसंद। अमेरिका को नेपाल में एक बेस चाहिए, एयर बेस चाहिए। उन्हें अपने वहां एयरक्राफ्ट बोलो, बॉम्बर्स बोलो, जेट्स बोलो, वो वहां लाना चाहते हैं। तो वहां पे स्लोली अमेरिका ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। वहां की एम्बेसी बहुत एक्टिव हुई है, बहुत एनजीओ से मिलती थी। देखिए डीप स्टेट कैसे काम करता है। एनजीओ से मिलती थी, किसी मेयर से मिल ली, किसी यूथ क्लब मेंबर से मिल ली, कोई यूथ प्रेसिडेंट को बुला लिया, उसको अवार्ड दिला दिया और धीरे धीरे बोलने लगे कि देखो जो कम्युनिस्ट सरकार है वो आपके देश में कबाड़ कर रही है। तो लोगों में गुस्सा धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगा। अभी केपी शर्मा ओली गए थे एससीओ समिट अगस्त 30-31, ठीक है, चाइना में हुआ था ये, और वहाँ चीन भी था, रूस भी था, भारत भी था, इंडोनेशिया भी था, नॉर्थ कोरिया भी था। तो ये सब वेस्ट को और अमेरिका को देख के लगा कि भाई ये सब तो एक हो गए हैं, इनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक हो गए तो ये मिलके वेस्ट का बैंड बजा देंगे। और वेस्ट जिन्होंने 200 साल से रूल किया है इस पूरी दुनिया पे, 200, 250, शायद 300 साल हो गए होंगे, उनको दिख रहा है कि उनकी पावर घट रही है। और इसमें अभी भी सबसे बड़ा गुंडा अमेरिका ही है। और अमेरिका को जो कोई कंपटीशन दे सकता है वो अभी चाइना है। और चाइना रशिया मिले हुए हैं तो खतरा तो है ही, लेकिन और भी चाइना के और दोस्त भाई बंधु आ गए तो भाई और दिक्कत है फिर अमेरिका को। तो अमेरिका तब से लगा हुआ है कि चाइना के जितने आसपास के हैं और चाइना के आसपास का जितना रीजन है, इसमें हमेशा कोई ना कोई एंटी चाइनीज गवर्नमेंट ही आएगा। तो नेपाल में भी यही हुआ है। अभी देखिए जो प्रो चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो तो गई। अभी जो भी आएगा मेरे हिसाब से उसकी जो पॉलिटिकल, जिसको हम हेफ्ट बोलते हैं, उसको राजनीति में जो सपोर्ट मिलेगा ना कहीं उसमें डॉलर जरूर होंगे। भले ही वो प्रो इंडिया ज्यादा निकले या हो, लेकिन अमेरिका का इसमें हाथ जरूर होगा। और ये बहुत क्लियर है प्रोटेस्ट देख के, क्योंकि देखो ये हुए थे प्रोटेस्ट क्योंकि सोशल मीडिया पे ना करप्शन को लेके बहुत बात फैल गई थी। नेपो किड्स करके
एक ट्रेंड हो गया था जिसमें ये नेपाल के जितने भी मंत्रीगण थे उनके बच्चों की फोटो, कोई फ्रांस में पार्टी कर रहा है, कोई अमेरिका में दारू पी रहा है, कोई लैम्बोर्गिनी चला रहा है यूके में, ये सब फोटोज ना वायरल हो गई थी और नेपाली जनता को लगा कि यार हमें तो ये कम्युनिज्म 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 बोलते हैं, इनके बच्चे तो बाहर हैं सारे, सबके सब तो पार्टी कर रहे हैं और हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और हमें कुछ मिलता नहीं है। तो ये नेपो किड्स चल रहा था, सोशल मीडिया पे ही चल रहा था, और ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं चल रहा था, सिर्फ ट्विटर पे या यूट्यूब पे नहीं चल रहा था, टिकटॉक पे भी चल रहा था जो चाइनीज है। लेकिन गलती यहां ये हो गई कि सोशल मीडिया सारे बैन हो गए। कौन से बैन हुए? जितने भी अमेरिका के थे और वेस्ट के थे, ये व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, ये यूट्यूब, क्योंकि इन सब ने ना नेपाल में रजिस्टर करने से मना कर दिया था। टिकटॉक रजिस्टर कर चुका था और ऐसा नहीं था कि इन कंपनीज को अभी बोला था कि अभी रजिस्टर करो, इनको 1.5 साल से नोटिफिकेशन आ रखा था कि आपको अगर नेपाल में रहना है आपको रजिस्टर करना होगा। इन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट ऐसे ही काम करता है। टेंशन मत लीजिए, ये सब इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो इन्होंने रजिस्टर नहीं किया नेपाल में, सरकार को बैन करना पड़ा। लोगों में और गुस्सा आया, उन्होंने धरना दिया, प्रोटेस्ट किया। पहला प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट था, क्राउड संभला नहीं, लेकिन तो नेपाल की पुलिस ने रबर बुलेट्स फायर की, लोगों में गुस्सा आया। उसके बाद गलती की केपी शर्मा ओली ने, उन्होंने ऑर्डर दिया कि गोली मारो। जब गोलियां लगी, स्टूडेंट्स मरे, तब आया असली गुस्सा। और आज हम जहां पहुंचे हैं वो इसीलिए पहुंचे हैं। फायदा किसका हुआ? अमेरिका। घाटा किसका हुआ? चाइना। अभी देखो, नेपालियों को अपना देश अब वापस बनाना पड़ेगा। चाइना ने इतना मेहनत करके, इतना वहां पॉलिटिकल सिस्टम, कम्युनिज्म लाया, कम्युनिस्ट पार्टी खड़ा किया, 20 साल चलाया, सब फिनिश्ड। चाइना का जो वहां पत्ते थे सब जल गए हैं। अभी अमेरिका लाएगा, किसी को मेयर खड़ा करेगा, किसी को पीएम बनाएगा। अमेरिकन आएंगे, डॉलर्स देंगे, बोलेंगे वी विल रीबिल्ड नेपाल, नेपाल है चोजन डेमोक्रेसी। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। दिस इज अमेरिकाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी। तो आप देख रहे हैं 2022 पाकिस्तान चाइना के हाथ से गया, नेक्स्ट श्रीलंका चाइना के हाथ से गया, बांग्लादेश चाइना के हाथ में था नहीं, अमेरिका ने अपने हाथ में कर लिया, नेपाल चाइना के हाथ से गया। तो अमेरिका ने चाइना को साउथ एशिया में बहुत कमजोर कर दिया है। तो चाइना तो इसको बैठ के लेगा नहीं ना, उनका भी डीप स्टेट है भाई। जैसे अमेरिका का CIA है, वैसे चाइना का MSS है, वो भी यही करते हैं। स्पाई एजेंसी, हनी ट्रैपिंग करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज को पैसा देते हैं, उनके साथ डील साइन करते हैं और प्लान करते हैं कि जो भी सरकार प्रो चाइना ना हो उसको कैसे हटाया जाए। तो अभी तक अमेरिका ने अपने सारे गेम्स चलाए हैं इस रीजन में। अभी ये देखना है कि चाइना वापस चलाएगा कि नहीं चलाएगा। मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है चलाएगा, क्योंकि अब अमेरिका ने जितनी दादागिरी दिखाई है ना, चाइना वो दादागिरी दिखाने के मूड में वापस है। क्योंकि जैसे ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए, चाइना ने काउंटर टैरिफ्स लगाए, तो चाइना में ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अभी अमेरिका को बोल सकता है कि भाई हम भी तेरे को देख लेंगे। मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं जितना यहाँ, मैं भी भारत में रहता हूँ, मैं भी देख ही रहा हूँ आसपास क्या चल रहा है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ये है कि चाइना स्टार्ट करेगा जहां अमेरिका ने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान। आसिम मुनीर होगा ट्रम्प का बिरयानी पार्टनर, लेकिन इमरान खान अभी जिंदा है और उसके लिए प्यार अभी भी पाकिस्तान में बहुत है। चाइना ये देख रहा है कि आसिम मुनीर के रहते रहते अमेरिका बहुत तेजी से पाकिस्तान में घुस गया, डील साइन कर लिए, मिनरल डील, ऑयल डील, बलोचिस्तान, वी विल रीडेवलप बलोचिस्तान। अमेरिका ने अभी जहाज भेजे हैं पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के नाम पे, वेपन्स ही होंगे और क्या होंगे। उनके जितने भी रेडार फोड़े हमने, उनके सबके पार्ट्स आए होंगे और क्या।
जितने भी जहाज उनके हमने बर्बाद किए F-16, उन सब के लिए आया होगा सामान। तो चाइना ने देख लिया है कि अभी ये पाकिस्तान बहुत अमेरिका की तरफ भाग रहा है, लेकिन जब भीख मांगने की बारी आती थी तो शी जिनपिंग बीजिंग ही फोन लगता था। तो चाइना भी अभी पलटवार करेगा, स्टार्ट करेगा चाइना पाकिस्तान से। क्या करेगा, कैसे करेगा, ये नहीं पता। इतना मुझे पता है, जब तक इमरान खान जिंदा है ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है पाकिस्तान में। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल शायद चाइना के लिए अभी बहुत मुश्किल हो, तो वो स्लोली स्टार्ट करेगा ना। आप देखिए ना, पाकिस्तान भी अमेरिका ने 1 साल किया, फिर अगले साल श्रीलंका, फिर एक साल रुक के फिर बांग्लादेश के बाद नेपाल, अभी चाइना काउंटर करना चालू करेगा। तो इंडिया के आसपास ना, अभी भारत के आसपास आग लगी रहनी है, कहीं नहीं जा रही। और ये पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन सब में ना एक बहुत सेट पैटर्न से अमेरिका ने सरकारें बदली हैं। पाकिस्तान छोड़ देते हैं, वहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं आपको श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का बताता हूँ। सबसे पहले आता है ट्रिगर, जो आता है सोशल मीडिया पे। ठीक है, वीडियोस वायरल होते हैं क्योंकि एल्गोरिदम पूरा अमेरिका चला रहा है। वीडियोस वायरल होते हैं एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ। छोटी सी भी चीज हो उसको भी बड़ा बना देता है एल्गोरिदम, तो वो होता है ट्रिगर। दूसरा होता है डिमांड्स, मांगे। यूथ सोशल मीडिया पे जाके देख के फिर अपनी मांगे रखने लगता है कि भाई बहुत करप्शन हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, बहुत वो हो रहा है, सरकार बहुत ऑपरेसिव हो गई है, फ्री स्पीच जा रही है, ये वो फलाना ढिमकाना। ठीक है। तीसरा होता है कि कौन इसको लीड करेगा। अभी इतनी भीड़ को भी तो कोई कंट्रोल करेगा। अब जरूरी नहीं है हमेशा कि आगे से करें, भीड़ के अंदर रह के भी कोई कंट्रोल कर सकता है। एक वो चुना जाता है, वो बाहर भी हो सकता है वैसे, मोहम्मद यूनुस जैसे। तो जरूरी नहीं है कि वो इस देश में ही हो, बाहर भी हो सकता है। चौथा आता है तकनीक। देखो, तकनीक सबकी ना एक ही जैसी है कि भीड़ इकट्ठी कर लो, ना पुलिस रोक पाए ना आर्मी रोक पाए, लाखों आ जाओ और आग लगाना स्टार्ट करो, हर जगह आग लगाना स्टार्ट करो, तोड़ फोड़ स्टार्ट करो। और स्टार्ट पहले गवर्नमेंट ऑफिस से ही करो। रेजिडेंशियल ऑफिस हो सरकारी पॉलिटिशियंस के, या फिर पार्लियामेंट हो, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो, प्रेसिडेंशियल पैलेस हो, स्टार्ट वहीं से करो। फिर धीरे धीरे आप उतर के बिजनेसेस लूटो, होटल्स जलाओ। ठीक है, तो ये तकनीक है मॉब मेंटालिटी की, इसको इंग्लिश में आर्सन बोलते हैं। भाई ये समझ लो कि आग लगाना, ये है तकनीक। और पांचवा तरीका आता है जो है नतीजा। नतीजा सबका सेम है। जो सरकार है, जो सरकार में है, उन्हें भागना पड़ता है और वो जान बचा के भाग लेते हैं और हो गया खत्म, गेम फिनिश्ड। सरकार गई, शायद जो पब्लिक चाहती थी उन्हें मिल गया, क्लियरली जो बड़ी पावर चाहती थी उन्हें तो मिल गया, पब्लिक को शायद अभी पता ना हो, क्योंकि ऐसे ही चलता है जियो पॉलिटिक्स। हम भारत में जियो पॉलिटिक्स ना पढ़ते नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे जो इस सब्जेक्ट में हैं। तो हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा ना इसमें, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री थे यार। हमारे 20-30 साल पहले तक तो रोटी कपड़ा आ जाए यही बहुत बड़ी बात थी। ये तो हम अभी घुसने लगे ना, समझने लगे, सीखने लगे। कोई बात नहीं, लेट नहीं, हम लगे रहेंगे। तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि पूरे साउथ एशिया में अमेरिका और चाइना का क्या गेम चल रहा है। अब मैं आता हूँ आखिरी हिस्से पे कि इसमें भारत को क्या करना चाहिए। वॉट आर द लेसन्स दैट इंडिया नीड्स टू लर्न, बिकॉज अमेरिका और चाइना अपना ये खेल बंद नहीं करने वाले। अमेरिका का एक ही मोटिव है कि साउथ एशिया में अपने बेसिस बढ़ाते रहो ताकि चाइना को काउंटर कर सकें, ताकि आगे चल के कभी लड़ाई हुई तो चाइना को भाई हर जगह से खतरा है। ईस्ट से तो चाइना को खतरा ही है, क्योंकि जापान और साउथ कोरिया तो पूरे बिछे हुए हैं। उन्होंने पूरी अपनी कंट्रोल अमेरिका को दे रखी है। वो कोई सॉवरेन कंट्रीज आप बोल नहीं सकते उनको,
उनकी खुद की कोई ऐसी डिफेंस पॉलिसी नहीं है, वो सब अमेरिका के भरोसे हैं। ठीक है, आप नीचे आ जाइए ऑस्ट्रेलिया, तो ईस्ट पूरा चाइना का ऐसे हो गया। वेस्ट में अभी मुश्किल है क्योंकि रशिया भी एकदम धुरंधर मोड में आ चुकी है, तो वहां थोड़ा मुश्किल है। तो भाई साउथ चाइना का तिब्बत, शिनजियांग, ये पूरा रीजन अमेरिका की नजर रहेगी। अभी आसिम मुनीर है तो पाकिस्तान के बेसिस अमेरिका को जाएंगे, तो सिर्फ चाइना ही नहीं, ईरान भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, भारत कभी बेस देगा नहीं, क्योंकि भारत में रीढ़ की हड्डी है भाई, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। बांग्लादेश में जो बेस चाहिए था वो मिल जाएगा शायद, मोहम्मद यूनुस के रहते रहते। नेपाल में अब देखते हैं कौन आएगा, शायद उसके रहते रहते अमेरिका को बेस मिल जाए। तो यहाँ सारे अमेरिका के बेसिस हो जाएंगे, तो चाइना पे भाई वो गर्म रह सकते हैं। तो इस सब में भारत को क्या सीखना है कि आपको अपनी DID इंप्रूव करनी है। DID, डिफेंस, इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेसी। आपके क्षेत्र में, आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में आग लगती रहेगी और ये आपका करा धरा भी नहीं होगा। हमारा क्यों करा, हम क्यों चाहेंगे यार कि हमारे पड़ोस में आग लगे? सब तो हमारे भाई बंधु हैं। नेपाल से तो बहुत ज्यादा ही क्लोज है इंडिया, हमारा तो रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन ये गेम इंडिया से बड़ा है, आप समझ लीजिए। नेपाल होगा छोटा, लेकिन है नहीं वो छोटा, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो इंडिया को अभी अपने डिफेंस, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी तीनों पे जम के मेहनत करनी होगी और दबा के पैसा डालना होगा। हमें अपनी डिफेंस बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत सारे थिएटर्स खुल गए हैं जहां से हमें थ्रेट्स हैं। तो हमारा थ्रेट परसेप्शन बड़ा हो गया है। जहां जहां से हमको खतरा है वो रीजन बड़ा होता जा रहा है। हमें अपनी डिफेंस उसी तरीके से बढ़ानी होगी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत में स्टेबल सरकार रही है, ठीक है, 2 टर्म, तीसरा टर्म चल रहा है। कितने साल हो गए जब तक अब ऐसा नहीं हुआ था? सदियों से भारत में कोई लल्लू पंजू सरकार रहती थी, कोalition बना के, गांठ वांठ बांध के, जैसे इंडिया अलायंस है ना, महागठबंधन कर दो भाई, 50 लोगों को ले आओ ताकि सीटें पूरी हो जाए, हम पावर में रह लें। उसके बाद क्या करें? कुछ नहीं पास हो रहा, क्योंकि वो अंदर के ही लोग में ये नहीं मान रहा उसके लिए, वो उसके लिए नहीं मान रहा, वो मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए नहीं मान रहा, वो सबमरीन के लिए नहीं मान रहा। तो इसी लल्लू पंजू सरकार में ही भारत पलता बढ़ता रहता था। अमेरिका चाइना खुश, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इंडिया से कोई थ्रेट नहीं है, आगे जाके हम दोनों में ही पूरी टक्कर है, हम दोनों लड़ लेंगे। अभी तीसरा अगर आ जाएगा तो किसकी तरफ, ना तो इसकी तरफ झुकता है ना उसकी तरफ झुकता है, तो तीसरा आ जाएगा तो दोनों को ही खतरा है। अब वो सोचेंगे यार अब एक और से हमको लड़ना है। तो भारत में ना इतने टाइम से स्टेबल और स्ट्रांग सरकार रही है, तो इसको स्टेबल और स्ट्रांग ही रखना होगा। जिस दिन भारत में ऐसी सरकारें आ गई, ये लल्लू पंजू सरकार, आप देखना यहाँ भी कितनी आग लगेगी, भारत में ही आग लगेगी। और ये जितने खुश हो रहे हैं ना ये सोशल मीडिया पे यंग जेनजी की, भाई नेपाल के लोगों से कुछ सीखो, अरे आप कितने बड़े देशद्रोही हो यार, आप में दिमाग नहीं है। आप खुद तो, इनका नाम नहीं लूंगा, आप देख सकते हैं इनमें से कितने तो खुद अब्रॉड बैठे हैं, और आप वहां से बोल रहे हो कि भाई भारत के बच्चे कब करेंगे। क्यों करेंगे यार भारत के बच्चे? हम लोकतंत्र हैं, जिसको ये सरकार नहीं पसंद वो वोट करे ना। आग लगाना, लूट करना, ये सीखा है क्या आप लोगों ने? ये है क्या हमारे संस्कार? आपको नहीं पसंद, कोई बात नहीं यार, लोकतंत्र है, सबको सब चीज नहीं पसंद होती, तो आप वोट करें ना। आप वोट, अपना वोट का जो पावर है उससे बदलिए। लेकिन ये कौन सा तरीका होता है कि हम आग लगा दें, नेपाल से सीखें, भाई ये इसको जला दो, उसको पीट दो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार। हम जानवर थोड़ी, हम इंसान है ना, दिमाग लगाइए। तो सब यही चाहेंगे। अभी ये अमेरिका का डीप स्टेट ऐसे ही काम करेगा, आप खुद देखना, सोशल मीडिया पे वही वीडियोस वायरल होंगे जो अभी की जो सरकार है उसके अगेंस्ट हो। अभी तक नहीं थे ये, लेकिन अब गेम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है और बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है। तो अभी भारत पे प्रेशर आएगा, बहुत भारत की सरकार पे प्रेशर आएगा। यूएस और चाइना का जो पावर प्ले है ना, इनकी दोनों की जो भिड़ंत है ना, वो यहाँ चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ
ना चीनी कोई मर रहा है ना कोई अमरीकी मर रहा है। तो इन लोगों के लिए तो सबसे बढ़िया है, यहीं इन लोगों को मरवा पिटवा दो एक दूसरे से। हमारे सारे बच्चे सेफ, हमारी सारी यूथ सेफ। करप्शन वहां नहीं है। अमेरिका और चाइना में करप्शन नहीं है। चाइना के तो कितने जनरल करप्ट हैं, फौज कितनी करप्ट है। अमेरिका में करप्शन नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो प्रेसिडेंट है भाई, जब से ऑफिस में आए हैं उसकी वेल्थ 3 गुना हो गई है। तो ऑफिस का वो उसकी कितनी फैमिली कितनी डील्स कर रही है, स्टेबल कॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन, क्रिप्टो करेंसी। भाई ये करप्शन नहीं होता। अपनी ही फैमिली को फेवर करना है क्योंकि आप प्रेसिडेंट हो। अमेरिका चाइना में करप्शन नहीं है, यूरोप में करप्शन नहीं है। फीफा, आप सब फुटबॉल अगर देखते होंगे, फीफा इतनी करप्ट है ना। चर्च करप्ट नहीं है, सब कुछ तो करप्ट है। आप क्या बात कर रहे हैं कि यहीं साउथ एशिया में थर्ड वर्ल्ड है तो ये करप्ट है। भाई वो भी करप्ट है, करप्ट वहां भी है। फर्क ये है कि उनको 20-30 साल कंटिन्यूस ग्रोथ मिली, तो जो आम नागरिक है उनको कुछ बेनिफिट्स मिल गए। करप्शन वहां भी है, लेकिन फर्क ये है कि वहां के जो नागरिक हैं उनको कुछ बेनिफिट्स मिल गए हैं। हमको अभी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है यार। हम कितने टाइम तो भारत सोशलिज्म में ही मरता जुलता रह गया। हम तो अब देख रहे हैं ना प्राइवेटाइजेशन, यहां तो कब से चल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सब्र रखिए भाई। मतलब देश की जनता तो एकदम ऐसे सोच रही है कि बस छड़ी घुमाओ, सरकार बदलो और सब हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे कैसे हो जाएगा? खुद भी तो मेहनत करो, खुद भी तो ऐसा नागरिक बनो। सब सरकार सब कर दे, मैं लेकिन कचरा हर जगह फैला दूं। भाई ऐसे कैसे चल सकता है? तो भारत की शक्ति भारतीयों में है ना, तो हमको भी तो वैसा बनना पड़ेगा। और हमें थोड़ा दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। अंदर की पॉलिटिक्स में ना घुसना और मरना बंद करो, जात पात की ये सब में। भाई देखो, आपके पास भारत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, भारत बचेगा ही नहीं अगर हम सोते रह गए तो। चाइना और अमेरिका का पूरा प्लान है भाई, बर्बाद कर दो भारत को, खा जाओ, ये कंपटीशन रहना ही नहीं चाहिए। वो तो यही चाहेंगे ना। तो फिर तो ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस और चाइना रुकने नहीं वाले। और लास्ट पॉइंट, हमारे यूथ को ना थोड़ा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और ना कि मैं ये नहीं बोल रहा कि यूथ स्ट्रांग बने मतलब चीजें नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे करें, नहीं। मैं कह रहा हूं आप स्ट्रांग बनिए कि आप सोचिए कि आप सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं, क्या वो क्यों ऐसे फैल रहा है। अगर आपको सही में लग रहा है कि दिक्कतें हैं ना, तो आप यू हैव द राइट टू वोट। प्लीज गो वोट एंड एक्सप्रेस योर एंगर और वॉट एवर। बट द यूथ ऑफ दिस कंट्री, भारत का जो यूथ है ना, वो हमारा सबसे पॉजिटिव चीज है इस दुनिया में। इस दुनिया में ऐसा यूथ नहीं है जैसा भारत में। हम यंग हैं, हम स्मार्ट हैं, हमें टैलेंट है, हमें इंटरेस्ट है आगे बढ़ने का, और हम सब देश से बहुत प्यार करते हैं। तो ये सब जब मिल जाएंगी पावर्स, तो हम ही तो देश को आगे ले जाएंगे ना। तो आप कौन है यार ये लोग जो बोलते हैं कि नेपाल से सीखो, आग लगाओ, आग लगाओ। मैं भी आपकी तरह यूथ ही हूं। आप प्लीज सोचिए और समझिए कि भारत के आसपास ऐसे लाइन से आग लगना ना एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बहुत प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। यही होता है जियो पॉलिटिक्स। भाई जियो पॉलिटिक्स में ना अलग अलग टाइप के हथियार होते हैं। रशिया जो दिखा रहा है यूक्रेन में, वो है एकदम क्लियर कट हथियार कि भाई हम लड़ेंगे, जमीन के लिए लड़ेंगे, लोगों को मारेंगे। जो हम अपने आसपास देख रहे हैं ना, ये भी जियो पॉलिटिक्स की एक लड़ाई होती है। ये अमेरिका और चाइना खेल रहे हैं। क्या इंडिया इसमें घुसेगा? मुश्किल है। इंडिया को ऐसे पॉइंट तक लाना जैसे नेपाल में हुआ, बड़ा मुश्किल है यार। लोग कोशिश करेंगे, सिर्फ अमेरिका और चाइना के नहीं, इंडिया के भी करेंगे, क्योंकि हैं हमारे यहाँ कुछ सांप। लेकिन हमारा जो फोकस है ये रहना चाहिए कि भाई कंट्रीज फर्स्ट, नेशन पहले आता है।
बाकी सब बाद में आता है। क्योंकि जब नेशन पहले नहीं आएगा ना, तो अमेरिका चाइना को टाइम नहीं लगना है हमें तोड़ने में, यहां आग लगाने में। फिर जितने भी है ना ये सोशल मीडिया पे गा रहे हैं कि नेपाल से सीखो, जब खुद के घर जलते फिरते रहेंगे, खुद के पास नौकरियां नहीं रहेंगी, बाहर के जो कंपनीज है इन्वेस्ट नहीं करेंगी, जो खुद की भारत की कंपनीज है वो आपको जॉब नहीं दे पाएंगी क्योंकि उनके ऑफिस ही नहीं बचे, तब आप क्या करोगे? कितनी भी सरकारें आप बदल लो, जब आप सब कुछ आग जला के बैठ चुके हो तो आपका फायदा ही क्या हुआ ना। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा और आप थोड़ा समझ पाए कि हो क्या रहा है हमारे आसपास। ये कोई छोटा गेम नहीं है, ये हमको लग रहा है सोशल मीडिया पे बैठे कि ये कुछ बहुत छोटा सा है, क्योंकि कोई वॉर टाइप सिचुएशन नहीं हुई ना, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल या न्यूक्लियर थ्रेट टाइप नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वेपन है जो अमेरिका ने अनलीश कर दिया है। अभी चाइना की बारी आएगी और वो कैसे करेंगे वो अभी हमें देखना है। तो इसीलिए भारत को अभी स्ट्रांग बनना पड़ेगा और भारत को रेडी रहना पड़ेगा कि भाई हर जगह से अब थ्रेट आएगा, हर जगह से खतरा आएगा। तो भाई रेडी रहते हैं। इसी बात पे जय हिंद दोस्तों।